बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान की आवाज़ प्रोग्राम के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सना उस्मान। आज हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब खालिद सिद्धू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक ठाक। जी सर, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल पोजीशन से तो आप आ गए ही हैं। आज पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़जाना हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें ये कहा गया है कि PIA की निजकारी कर दी जाए। तो इस हवाले से कुछ बताइएगा कि अगर इदारों की निजकारी हो जाए तो इससे क्या फ़ायदा होगा? सना, सबसे पहले तो मुझे अपने जो हमारे दो चीफ, एक चीफ हमारे आर्मी चीफ और एक चीफ जो पाकिस्तान की अदलिया के चीफ है, मेरा बतौर पाकिस्तानी मेरा ये इस्तेहकाक है, मेरा ये हक बनता है कि मैं इन दोनों से ये सवाल करूं कि जिन अदारों को आज ये निजकारी करने लगे हैं, इनको फ़रोख्त करने लगे हैं, ये इस स्टेज पे कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे और किन लोगों ने इनको इस स्टेज पे पहुंचाया कि ये मुनाफा बख्श अदारे आज पाकिस्तान के अंदर ये नुकसानदेह कैसे हो गए। ये PIA वही अदारा था जिसने बेशुमार एयरलाइंस को खड़ा किया। आज हम ये बात कैसे मान लें कि PIA की निजकारी होने दें, PIA खसारे में चली गई है। आज मेरा ये मुतालबा है, मेरा ये सवाल है कि खाकान अब्बासी की एयर ब्लू कैसे इसी मुल्क के अंदर रहते हुए वो कैसे तरक्की कर रही है, वो कैसे प्रॉफिटेबल है। एयर सियाल जो कल आई है वो कैसे प्रॉफिटेबल है। बिल्कुल। जनाब फ्लाई जो है इस मुल्क के अंदर वो कैसे प्रॉफिट में है। जिन लोगों ने पाकिस्तान में PIA से सीखा, वो लोग आज अपनी एयरलाइनें बना के तो प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो इसको बर्बाद करने में किन लोगों का हाथ था, किन लोगों ने ये कौमी असासा इस स्टेज तक पहुंचाया, उनकी निशानदेही होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए, जिनकी वजह से आज हम अपने कौमी एसेट्स जो हैं उनको बेचने पे मजबूर हो गए हैं। बिल्कुल इस तरह पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ नहीं बचेगी। बिल्कुल सर, इन कौमी आज चीज़ों हम से PIA फायदा है। बेचेंगे, कल हमें रेलवे बेचनी पड़ेगी, बिल्कुल। परसों हमें सुई गैस बेचनी पड़ेगी, फिर जिस तरह से हम हाइडल प्रोजेक्ट बिजली पैदा करने वाले वो बेच चुके हैं, कल को हमें अपने ज़रात बेचनी पड़ेगी, फिर हमें जिस तरह हम रेकोडेक और दूसरी चीज़ें अपने असासे जो किसी भी मुल्क का बैकबोन होती है, जहाँ से कुदरती वसाइल के ज़रिए आपने अपने अवाम को जो कुदरती वसाइल उनको पहुँचाने होते हैं, अगर ये सारी चीज़ें हम बेच देंगे तो हम अपने अवाम को, अपने मुल्क को कैसे सब्सिडी देंगे, कैसे उनको हम सहूलियात देंगे। अगर ये सारी चीज़ें हमने ठेके पे दे देनी है, बेच देनी है, तो फिर हमने इस मुल्क के जो 25-30 करोड़ अवाम है उनको क्या देंगे हम। फिर तो हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं होगा, बल्कि महंगाई तो ज़्यादा हो जाएगी फिर। लेकिन महंगाई क्यों होगी? महंगाई होने की यही वजह है ना कि आप अपना जो सोर्स है, जो अवाम तक हमने उस सोर्स को पहुंचाना है, उनकी तकलीफ को कम करना है, खाने पीने की अशिया है, अनाज है, ज़रूरियात ज़िंदगी है, सहूलियात है, जो आज जब हमने वो सारी की सारी चीज़ें प्राइवेट कर देनी है। आज देखें कि गवर्नमेंट ने ये बिल्डर माफिया इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान की सारी लैंड उनके हवाले कर दी है।
आज कौन बंदा है? आज 5 मरले का घर जो है वो 2.5 से 3 करोड़ रुपए का चला गया है। मुझे बताएं कि पाकिस्तान के अंदर 30,000 तनख्वाह लेने वाला जो इस मुल्क का 80% है, जिनके वसाइल जो हैं वो 30,000, 40,000 और 50,000 वाले हैं, मुझे बताएं कि कोई एक बंदा भी वो घर खरीद सकता है या उसका तस्वर कर सकता है? आप लोगों ने, इन लोगों ने इस मुल्क को आवाम से ना सिर्फ खाने पीने की अशिया बल्कि सहूलियात भी खींच ली हैं। ये तो ख्वाबों वाली चीज होगी ना कि किसी के घर में एसी अब लगे, किसी के घर में सुई गैस लगे, कोई अपना घर बना ले, बेकरी की दुकान पे चले जाएं। क्या बताएं इस मुल्क के हुक्मरानों को जो अंदर अपने बैठ के, तो जिनको ये ही नहीं पता कि मैं अगर ये खिड़की से नीचे देखूं तो जो मेरा गार्ड है जो मेरी हिफाजत के लिए बंदूक पकड़ के खड़ा है, मैं इससे पूछ लूं कि यार तेरी जिंदगी कैसे गुजर रही है। भाई मैं कम से कम इससे पूछूं कि यार तेरा घर कैसे चल रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल ऐसी कोई पॉलिसी देने वाला नहीं है। आप देखें हार्वर्ड के पढ़े हुए, बाहर के पढ़े हुए, आप वजीर खजाना, आप IMF के, आप वर्ल्ड बैंक के पढ़े हुए लोग, वहाँ पे जॉब्स करने वाले लोग आप ला के तो इस मुल्क के वजीर खजाना बना रहे हैं। ये कौन सी ऐसी रॉकेट साइंस है जो पाकिस्तान का एक आम शहरी नहीं कर सकता? बिल्कुल, बल्कि वो तो ज्यादा समझ सकता है। ये वही करेगा। पाकिस्तान की डूबती हुई कश्ती को पार वही लगाएगा जो पाकिस्तानी होगा, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला होगा, जो पाकिस्तान का वफादार होगा, वही इस डूबती हुई कश्ती को पार लगाएगा। अगर आप कहेंगे कि कोई IMF का नुमाइंदा, कोई वर्ल्ड बैंक का नुमाइंदा, कोई अमेरिका नेशनल, कोई यूरोप का नेशनल, कोई आके इस मुल्क की जो नैया है इसको पार लगाएगा, तो कम से कम मैं तो उसको मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि वो हमारी नैया पार लगा देगा। हमें इसी पाकिस्तान के अंदर रहते हुए मुझे ये बताएं कि पेप्सी क्यों प्रॉफिट में जा रहा है, कोका कोला क्यों प्रॉफिट में जा रहा है, मैकडोनल्ड है, KFC है, ये प्राइवेट बैंक हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, यहाँ नेस्ले है, इस तरह की आप बेतहाशा मल्टीनेशनल कंपनियां, ये प्रॉफिट में क्यों है? ये यहाँ से पाकिस्तान के अंदर से, जो पाकिस्तान गरीब मुल्क है, जो गुर्बत में पता नहीं निचले दर्जे में किस नंबर पे आता है, बिल्कुल यहाँ से इन लोगों से वो बिजनेस करके अपनी कंपनियों को दे रहे हैं और प्रॉफिट में जा रहे हैं। पाकिस्तान का अदारा वो क्यों नहीं तरक्की कर रहा? हमें फिर इसका मतलब है कि यूनियन काउंसिल भी बेचनी पड़ेगी, हमें टाउन काउंसिल बेचनी पड़ेगी, हमें सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट वो भी बेचनी पड़ेगी, हमें ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी बेचना पड़ेगा, हमें सुई गैस बेचना पड़ेगा, वापडा बेचना पड़ेगा, PIA को अगर हम बेचने ये बेचेंगे, फिर रेलवे को बेचेंगे, हम अपनी सड़कें तक बेच चुके हैं, हम अपने पुल तक बेच चुके हैं, फिर ये मुल्क फिर हमारा तो ना हुआ। ये 30 करोड़ लोगों का, पाकिस्तानियों का तो मुल्क ना हुआ। ये तो फिर इसका मतलब है कि आपने ये इस मुल्क को मुख्तलिफ हिस्से करके, उसके मुख्तलिफ सोर्स करके आपने वो बेच दिया। क्या बचेगा पाकिस्तान का? पाकिस्तान को हम कहां से कहेंगे कि ये पाकिस्तान है जो हमें कायदे आज़म ने दिया? कहां से कहेंगे कि ये इलामा इकबाल का ख्वाब था? कैसे कहेंगे? किस मुंह से हम उन लाखों कुर्बानियों को हम जाके मुंह दिखाएंगे जिन्होंने लाखों कुर्बानियां दे के, हमारी माओ बहनों ने इज्जतों को पामाल करके, कुओं में छलांगे लगा के, दरियाओं में छलांगे लगा के अपनी जानें दी पाकिस्तान के लिए, जो वहां से बेघर हो के पाकिस्तान में आ गए, अपनी जायदादें, इज्जतें, हर चीज छोड़ के इस पाकिस्तान के लिए आए। तो आज आप वही पाकिस्तान जो है कौड़ियों के हाथों आप बेच रहे हैं लोगों को।
इस नौबत पे जिन लोगों ने पाकिस्तान को यहाँ तक पहुंचाया, अगर उनका मुहासबा ना किया गया तो फिर माफी चाहता हूँ, फिर ये पाकिस्तान तो ना हुआ। ये फिर वो कायद का पाकिस्तान, इलामा इकबाल का पाकिस्तान, या मेरा और आपका, या 25 करोड़ अवाम का, तो फिर पाकिस्तान ये ना सर एक बंदर बाण सी चल जाएगी ना, जो आए बस उसके हाथ में लगता ले जाए। यहाँ हमें तयन करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को इस हालत में किसने पहुंचाया। बिल्कुल अल्लाह ताला ने, देखे अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के अंदर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब है, जो काजी है पाकिस्तान के, जो इंसाफ देने के लिए सबसे आला मनसब पे है। बिल्कुल उनसे पूछा जाएगा, यहाँ कोई ना पूछेगा, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। पाकिस्तान में कोई नहीं पूछ रहा, अल्लाह तो है, बिल्कुल उसके यहाँ तो जाना है। कहाँ क्या वहां हम जवाब क्या देंगे कि हम इस पाकिस्तान के 30 करोड़ अवाम के लिए, 25 करोड़ अवाम के लिए क्या करके आए? क्या उनका हक उनको नहीं मिलना चाहिए था? क्या जो हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ हाफिज साहब भी हैं, कुरान पाक के हाफिज भी हैं, सैयदजादे भी हैं, इस्लाम भी है उनके अंदर, दीन भी उनके अंदर मुकम्मल है। पाकिस्तान की पहली एटमी कुव्वत के सिपा सालार है। अल्लाह ताला ने उनको इतना बुलंद मर्तबा दिया है कि एक ही वक़्त में हाफिज कुरान, एक ही वक़्त में सैयद, एक ही वक़्त में 25 करोड़ अवाम के सिपा सालार, और फिर पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तान समेत अगर 7वीं 8वीं इस्लामी मुल्क है, तो उसमें से सिर्फ एक इस्लामी मुल्क के एटमी कुव्वत के सिपा सालार। हमने जवाब नहीं देना, हमने अल्लाह के पास जाना, हमने वहां जाके जवाब देना है। मुझे इन दोनों के ऊपर मुझे बहुत मान है, मुझे बहुत फख्र है कि ये पाकिस्तान के लिए कुछ करेंगे, पाकिस्तान की अवाम के लिए कुछ करेंगे। ज़ाहिर है सर, अवाम तो फिर इन्हीं की तरफ देखती है, इनसे ही मुंतज़िर होती है। और उन लोगों को पकड़ के मुहासबे के अंदर लाना पड़ेगा कि आपकी वजह से रेलवे तबाह क्यों हुआ, आपकी वजह से PIA तबाह क्यों हुआ, आपकी वजह से पाकिस्तान के अदारे कमज़ोर क्यों हुए, आपकी वजह से पाकिस्तान के अवाम इखलाकी पस्ती का शिकार क्यों हुए, आपके दौर के अंदर गुर्बत, जहालत, महंगाई, बेरोजगारी क्यों? बिल्कुल। क्या उन लोगों को वसाइल की कमी थी? क्या उन लोगों के पास कुर्सी नहीं थी, कलम नहीं था, कलम के अंदर ताकत नहीं थी? क्या उनको इस गरीब अवाम ने क्या उनके लिए एयर कंडीशन लगवा के नहीं दिया? क्या उनको मर्सिडीज गाड़ी नहीं दी? क्या उनके बच्चों को स्कूल जाने के लिए, आने के लिए क्या सहूलियत फराहम नहीं की? बिल्कुल। क्या उनको घर, बंगला, कोठी, कार, तनख्वाह, टेलीफोन की सहूलत, फिर उसके साथ उनको नौकरों की सहूलत? कौन सी ऐसी कमी थी जो इस गरीब अवाम ने उनको नहीं दी? जाहिर है सर, जो टैक्स हम पे कर रहे हैं इनको सहूलियत, तो उसके एवज में उन्होंने क्या दिया? उन्होंने जिस कुर्सी पे बैठे, जिस अदारे की सरबराही उन्होंने की, आज अगर वही अदारा अगर इस स्टेज पे पहुंच गया कि उसको बेच दिया जाए, तो फिर उनके गले में फंदा कौन डालेगा? बिल्कुल। जिन्होंने उस कुर्सी पे बैठ के उस अदारे के लिए नहीं सोचा, बल्कि उस अदारे को इस स्टेज पे लेके गए कि आज हम उसको बेच दें, तो मुहासबा होना चाहिए। बिल्कुल। उनको इंसाफ के कटहरे में लेके आना चाहिए, जितने भी हैं आज तक उनको लाना चाहिए, खड़ा करना चाहिए हमको, और उनसे हिसाब लेना चाहिए। क्योंकि पहले थोड़ा अर्से पहले रेलवे की भी निजकारी की बात चल रही थी, वो खत्म हुई तो एकदम से फिर जो है अब वो मैंने तो अभी आपको बताया है कि ये मैं 4-5 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि 16 की रेलवे की 16 वो ट्रेनें जो मुनाफा बख्श हैं,
उनको भी प्राइवेट किया जा रहा है। मुझे ये बताएं, फिर अगर हमने रेलवे की 16 ट्रेनों को अगर हमने कुछ पहले भी कर दी है, कुछ ये भी कर देंगे प्राइवेट, तो फिर हमें डीएस भर्ती करने की, हमें जीएम लगाने की, डीएस जो है इनको रखने की, ये इतने जितने अफसरान हैं जो वहां बैठ के तो रेलवे को लुक आफ्टर कर रहे हैं, ट्रेनों को लुक आफ्टर कर रहे हैं, ट्रैक को लुक आफ्टर कर रहे हैं, सिग्नल को कर रहे हैं, फाटक को कर रहे हैं, सारी चीजों को लुक आफ्टर करना है। अगर उनकी मौजूदगी में हमने ये ट्रेनें प्रॉफिटेबल जो थी वो भी बेच देनी है, तो फिर सबसे पहले उन सीटों पे बैठे हुए उन अफसरों को तो पहले घर भेजें। एग्जैक्टली। फिर उनकी फिर हमें क्या जरूरत रहेगी कि भैया हम तो इसको निष्कारी कर रहे हैं ना, हम तो इनको बेच रहे हैं, तो आपका तो कोई काम नहीं है यहाँ पे, आप चले ना, आप तो चले अपने घर जाए, क्योंकि आप लोगों ने तो इस स्टेज पे आप लेके आए कि हम इन ट्रेनों को जो है ना वो हम प्राइवेट कर रहे हैं, तो लिहाजा आपकी फिर क्या जरूरत है इन सीटों की, इन कुर्सियों की, इन मराद की, फिर आप वो छोड़ दें। बिल्कुल। हमें सोचना पड़ेगा, हमें मुहासबा करना पड़ेगा। सर इसी से जुड़ा एक और मैं क्वेश्चन करना चाहूँगी कि अगर देखा जाए तो वफाकी हुकूमत का अगर सालाना बजट की हम बात करें तो 714 अरब है। अब गवर्नमेंट आई है, पाकिस्तान की इकोनॉमिकल पोजीशन भी ऐसी है, तो क्या इसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट कुछ करेगी और कैसे करेगी? देखें, अंधा ड्राइवर है पाकिस्तान की गाड़ी पे बैठा हुआ, उसको नहीं पता चल रहा कि मेरी मंजिल कहाँ है, मेरी मंजिल क्या है। पाकिस्तान की गाड़ी पे बैठे हुए अंधे लोग जिनको पाकिस्तान की सिमत का ही नहीं पता कि हमने पाकिस्तान की गाड़ी को किस ट्रैक पे चढ़ाया। हमें पाकिस्तान की अवाम को, हमें मोटरवे नहीं चाहिए, हमें मेट्रो नहीं चाहिए, हमें ये बसें नहीं चाहिए, हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, बिल्कुल, हमें इंडस्ट्री चाहिए, हमें सनत चाहिए, जहाँ से रोजगार मिले, बिल्कुल, जहाँ से जॉब्स मिले, हमें ज़राअत की तरक्की चाहिए, हमें इंडस्ट्री जोन्स बनाने चाहिए, हमें अपनी सनत को प्रमोट करने के लिए, अपनी ज़राअत को प्रमोट करने के लिए हम ये जो सड़कों के ऊपर, गलियों के ऊपर, नालियों के ऊपर, मोटरवेज के ऊपर, हाईवेज के ऊपर, मेट्रो के ऊपर ये जो पैसे लगा रहे हैं, ये पाकिस्तान का सरमाया ये हम मिट्टी में डाल रहे हैं। मुझे बताएं कि लाहौर की जंगला बस ने वहाँ को क्या दिया, पेशावर की जंगला बस ने वहाँ को क्या दिया। अगर यही सारे पैसे इकट्ठे करके यही पैसे हम अगर अपनी इंडस्ट्री पे लगाए होते, हमने अपनी एजुकेशन पे लगाए होते, हमें अपनी ज़राअत पे लगाए होते, हमने मेडिकल की सहूलतें दी होती, तो हमारा मुल्क तरक्की करता। आज मेरा इन सब से एक और सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर मुझे बताएं कि कज़ाफ़ी स्टेडियम के अलावा, फैसलाबाद का अयूब स्टेडियम के अलावा, गुजरांवाला के स्टेडियम के अलावा, कराची का नेशनल स्टेडियम के अलावा, मुझे बताएं कि 76 सालों में लोगों के, बच्चों को, हमारी नई नस्ल को खेलने के लिए हमने कोई ग्राउंड दी है? बिल्कुल। हमने कोई उनको एक्टिविटी दी है? मुझे सिर्फ ये बता दे कि यूनियन काउंसिल एक बहुत बड़ी यूनियन काउंसिल है, उसके ऊपर तहसील है, टाउन है, मुझे बता दें कि क्या यूनियन काउंसिल लेवल पे हमारे पास कोई बच्चों के लिए ग्राउंड है? हमारे पास यूनियन काउंसिल की सतह पे कोई मेडिकल की कोई सहूलत, कोई डिस्पेंसरी है? नहीं है। ना हमारे पास यूनियन काउंसिल की सतह पे, ना हमारे पास तहसील की सतह पे, और ना हमारे पास डिस्ट्रिक्ट की सतह पे। अगर लाहौर 2.5 करोड़ का या 3 करोड़ का लाहौर शहर हो गया है, तो मुझे बताएं कि लाहौर शहर के लिए 3 करोड़ लोगों के लिए ग्राउंड की सहूलतें कितनी हैं? कितनी ग्राउंड्स हैं?
कितनी डिस्पेंसरियाँ हैं, कितनी एजुकेशन स्कूल हैं, कितने टेक्निकल एजुकेशन के स्कूल हैं जो हमारे बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन दें। कहाँ भी नहीं है। इनके पास कोई फिगर नहीं है। इनके पास सिर्फ एक पॉलिसी है कि हाउसिंग स्कीमें बनाओ, पैसा लो और बाहर मुंतकल कर दो। वो ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने पाकिस्तान को अरबों डॉलर भेजे, बिल्कुल, उनके प्लॉटों पे कब्जा हो गया, उनके घरों के ऊपर कब्जे हो गए, उनकी जायदादों के ऊपर कब्जे हो गए। किसी ने ओवरसीज पाकिस्तानी को ये सहूलत दी नहीं कि आप इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाएं। कौन आएगा यहां जब 100 रुपए का यूनिट आप बिजली का बिल वसूल करेंगे, जब आप गैस नहीं किसी को देंगे, जब आप बिजली नहीं देंगे, जब आप पानी नहीं देंगे, जब आपके पास पूरे लाहौर के अंदर सीवरेज सिस्टम आपका बैठ गया है, आप किसी को क्या देंगे? मुल्क कैसे तरक्की करेगा? मुल्क तरक्की नहीं कर सकता इस तरह। ये मुल्क आगे बढ़ ही नहीं सकता इस तरह। कोलैप्स कर गए हैं सारे इदारे, और कोलैप्स कर गए हैं हमारे यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स, कोलैप्स कर गए हैं सियासतदान, कोलैप्स कर गए हैं जिंदगी का हर शोबा। रीबिल्ड करना पड़ेगा इस पाकिस्तान को, और रीबिल्ड करने के लिए नेशनलिस्ट आएंगे, पाकिस्तान के मुहब्बे वतन लोग आगे आएंगे। बिल्कुल। ये बाबे टेक्नोक्रेट जो 60 साल की उम्र के बाद आ जाते हैं कि मुझे पाकिस्तान में ये जिम्मेदारी दे दें, मुझे पाकिस्तान में ये जिम्मेदारी दे दें, और उनको दी जाती है, वो इस पाकिस्तान को बढ़ाएंगे। कितने अदारों के सरबराह 60 साल की उम्र में रिटायर होके तो आगे जाकर फिर कॉन्ट्रैक्ट पे जाके ऑफिसर लग जाते हैं, अदारों के सरबराह लग जाते हैं। जिस बंदे ने 60 साल की उम्र तक अपने अदारे को कुछ नहीं दिया, वो अदारा निजकारी की सतह पे चला गया है, वो क्या किसी और नए अदारे को खड़ा करेगा? बिल्कुल, कभी नहीं खड़ा हो सकता, कभी नहीं ये खड़े करेंगे। लिहाजा हमें नए तरीके से, नई सोच के साथ, विजन के साथ, ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि इस मुल्क को उठाया ना जा सकता हो। ये मुल्क उठ सकता है, 5 साल के अंदर उठ सकता है। पॉलिसी देनी पड़ेगी, विजन देना पड़ेगा, बनानी पड़ेगी। इंसान के अंदर, मुझे अगर ये पता हो ना कि मैंने कराची जाना है, मेरी मंजिल का मुझे पता हो, तो मैं किसी ना किसी तरह से पहुंच जाऊंगा। जब इस मुल्क के अंदर बैठे हुए लोगों को हमारी मंजिल का ही नहीं पता, तो हम मंजिल पाएंगे कैसे? बिल्कुल, कभी नहीं पा सकते। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इस हॉट टॉपिक को आपने जाना और इससे जुड़ी जितनी भी सच्चाइयाँ थी आज वो आपके सामने रखी कि क्या क्या वजूहात हैं और एज ए पाकिस्तानी हम लोग क्या चीज़ें डिज़र्व करते हैं। इसी तरह के मज़ीद सवालात के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मैं आपसे और अपने मौजूद मेहमान से इजाज़त चाहूँगी कि सर आपका आने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और इतने ज़्यादा हक़ाइक़ हमारे सामने रखे, नाज़रीन को भी कुछ पता चला कुछ सच्चाइयों का, तो उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी तरह हम आपके साथ दूसरे प्रोग्राम में हाजिर होंगे। मैं चाहूँगी कि आप हमारे इस प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।